हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली रांची में। तो पॉलिटी की क्लास 15 हो चुकी है, उसके 5 पार्ट हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। आज पॉलिटी की 16वीं क्लास है और आज हम बात करेंगे संविधान सभा की पृष्ठभूमि या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी बैकग्राउंड। एक दिन में संविधान सभा नहीं बन गई, उसके पीछे का जो तमाम घटनाक्रम था उसके बारे में आपसे पूछेंगे। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये चीज़ें ज़रूर पूछिएगा आपसे। ये सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसके मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भूल जाएंगे, आपको लगेगा स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको आप पीडीएफ फाइल बना लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा। इसको मेरे साथ साथ आप इसको नोट करते जाइए। मैंने ये शॉर्ट में बनाया है, अपने साथ आप एक कॉपी ले लीजिए, रफ कॉपी ले लीजिए। इन चीज़ों को तो आपने नोट करना ही है, मैं सिलसिलेवार इसको बताता जाऊंगा आपको। इसके अलावा भी पढ़ाते हुए मैं आपसे बहुत सी चीज़ों पर डिस्कस करूंगा, उनको भी आपने लिखना है। एक बार रफ में लिख लीजिए, उसके बाद अपनी जो भी आपकी फेयर अच्छी सी बढ़िया सी सुंदर सी नोटबुक हो उसमें आप उसको नोट कर लीजिए। और मेरा आपसे वादा है कि मैं धीरे धीरे सारी वीडियो में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, क्या प्री, क्या मेन, क्या यूपीएससी, क्या पीएससी, क्या वनडे, सारे एग्ज़ाम्स की मैं तैयारी करा दूंगा, लेकिन समय लगेगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ज्वाइन करने को हम आपसे नहीं कहेंगे कभी भी। ओके, ज्वाइन का मतलब समझते हैं ना, वो नीला नीला सा ज्वाइन बटन लगा रहता है ना, उससे आपसे फंडिंग मांगी जाती है ना, क्राउड फंडिंग, फंडिंग। तो आपसे फंडिंग की बात नहीं करेंगे, हमारे यहाँ सब कुछ फ्री है, बस आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। ओके, तो संविधान सभा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। आपको पता है भारत का संविधान सभा ने बनाया है ना। और संविधान सभा का चुनाव किस योजना से हुआ था? पांडे जी, संविधान सभा का गठन किस योजना से हुआ था? प्रियंका पांडे, संविधान सभा का गठन किस योजना से हुआ था? आप बताएं। प्रियंका गौतम, संविधान सभा का गठन या चुनाव किस योजना के तहत हुआ था? आप बताएं। तबस्सुम, कैबिनेट मिशन योजना। भूल गए आप लोग। तो संविधान सभा की जो फॉर्मेशन हुई थी, उसका इलेक्शन जो हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। प्रियंका गौतम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपको ये याद नहीं है, शायद मजाक कर रहे हैं आप। ओके, कोई बात नहीं, तो वहीं तक चलेंगे। तो भारत में एक भारतीयों के लिए संविधान हो और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा हो, इसकी मांग सबसे पहले की थी स्वराज पार्टी ने। भारत के लिए संविधान सभा की मांग सबसे पहले स्वराज पार्टी ने की थी। कौन सी वाली स्वराज पार्टी? वही सी.आर. दास और एम.एल. नेहरू वाली। ठीक है, फिर अब जब साइमन कमीशन आता है तो आपको पता ही है, पुरानी क्लासेस में आपको पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देखे जरूर। साइमन कमीशन बहुत अच्छी वीडियो हमने बनाई है। साइमन कमीशन ने क्या कहा था कि भाई हर 10 साल बाद भारत में कमीशन भेजने के बजाय आप एक ऐसा काम करें कि भारत के लिए एक लचीला संविधान बनाएं जो स्वयं से विकसित हो। माने सबसे पहली बार किसी अंग्रेज कमीशन ने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। अच्छा, ध्यान रखना, इसने संविधान सभा की बात नहीं करी। संविधान सभा की जो मांग की है पहले किसने की? स्वराज पार्टी ने। साइमन कमीशन आया, उसने कहा भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। क्यों लचीला? कि वो कहे भाई स्वयं से विकसित, यानी कि जैसे जैसे समय की ज़रूरतों के मुताबिक उसमें आप कोई चेंज करना चाहें तो आसानी से हो सके। और आज देखो वही है, तो है हमारा संविधान है और वो स्वयं से विकसित है, उसमें अक्सर संशोधन होते रहते हैं। अभी हाल ही हुआ ना, अभी हाल ही में कौन सा महिलाओं को आरक्षण देने वाला हुआ ना संशोधन। कितनेवां संशोधन है ये? महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है 128 या 126, तो ये पहले था, अभी 106वां संविधान संशोधन हो गया अधिसूचना जारी होने के बाद, है ना। हमेशा अप टू डेट रहा कीजिए। ओके, तो अब इसने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। सबसे पहले कहा साइमन कमीशन ने कि भारत में एक संविधान होना चाहिए, भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। ये पूछ सकता है आपसे। उसके बाद मोतीलाल नेहरू जो समिति थी उसका मकसद ये था कि संविधान का ड्राफ्ट बनाया जाए, है ना। लॉर्ड ब्रिकनहेड ने हमें चैलेंज किया था ना कि आप लोग ना तो इस योग्य हैं अभी के संविधान बना सके और ना ही आपके सभी संप्रदायों में किसी एक संविधान पर एक राय आप हो सकते हो। तो इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और इसके बारे में मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। तो खैर, मोतीलाल नेहरू समिति ने या नेहरू रिपोर्ट जो थी वो एक्चुअली संविधान का ड्राफ्ट था। वो साइमन कमीशन के मुकाबले या साइमन कमीशन के अल्टरनेट के तौर पर, भाई साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस आई, हमने कहा नहीं हम नहीं मानते इनको। हमने कहा तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमने साइमन कमीशन के विकल्प के रूप में
या मोतीलाल नेहरू समिति या नेहरू रिपोर्ट जो थी, उसमें साइमन कमीशन के विकल्प के रूप में एक अपनी संवैधानिक योजना हमने सुझाई थी, या देसी संवैधानिक योजना हमने सुझाई थी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो साइमन कमीशन से भी तालमेल रखती थी, और बाद में हमारा जो संविधान बना उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। किसकी? साइमन कमीशन की भी और नेहरू कमेटी की, नेहरू रिपोर्ट की भी। कहते हैं ना, भारत के संविधान में, भारत का संविधान धीरे धीरे डेवलप हुआ है। 1773 से लेके आज़ादी तक बहुत सारे एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए, वो सारे बहुत सारे प्रावधान उसमें हूबहू रखे हैं। 1935 का एक्ट जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे संविधान में है। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव, मंत्रिमंडल मिशन के प्रस्ताव, नेहरू समिति की रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, सब इसमें शामिल है। खैर, अब होता क्या है, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, पता है ना, है ना। इसमें एक धड़े का नेता जर्मनी था और दूसरे धड़े का नेता था ब्रिटेन। यूएसए शुरुआत में सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल नहीं था, वो बाद में शामिल हुआ जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। तो अभी हमने सेकेंड वर्ल्ड वार आपको नहीं पढ़ाना है, लेकिन इस सेकेंड वर्ल्ड वार ने भारत की किस्मत को बदल दिया। यही कह सकते हैं कि जो आज़ादी अभी हमें थोड़ी देर बाद मिलनी थी, वो थोड़ी जल्दी मिल गई इस सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से। उसमें क्या घटनाएं हुई? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, और इसमें जो था जापान जो था बिल्कुल आक्रामक अंदाज में बैटिंग कर रहा था। जैसे आपने रात वनडे वर्ल्ड कप का मैच देखा हो, हॉलैंड ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 400 रन बनाए और ग्लेन मैक्सवेल ने 40 गेंद में सेंचुरी बना दी। वर्ल्ड कप का उसने रिकॉर्ड बना दिया। ऐसे सबसे पहले शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड था ना, वो शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड था 37 गेंद का, 37 बॉल का रिकॉर्ड था, काफ़ी दिन तक रहा। बाद में विकास, शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था सबसे पहले? 37 गेंद में शतक का रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी का किसने तोड़ा था? याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है? अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो कोरी एंडरसन ने तोड़ा था, न्यूजीलैंड का जो कोरी एंडरसन था उसने तोड़ा था। खैर, वर्ल्ड कप में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड ग्लेन मैक्सवेल ने बना लिया। आगे 6-7 महीने तक ये आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप लोग करंट अफेयर्स तैयार नहीं कर पाते हैं तो हम आज से एक नया काम शुरू कर रहे हैं। डेली न्यूज़पेपर में जो कुछ भी आएगा, 2-3 न्यूज़पेपर में जो कुछ भी आएगा, उसकी जो खास खबरें कंपटीशन से रिलेटेड होंगी, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाया करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। आगे चले। हाँ, तो जैसे रात ग्लेन मैक्सवेल ने धुआंधार बैटिंग की, उसी तरह से हम लोग भी धुआंधार बैटिंग कर रहे थे। वर्ल्ड कप, सेकेंड वर्ल्ड कप से मुझे याद आ गया, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हुआ। उसमें जापान जो था वो धुआंधार बैटिंग करने लगा। साउथ ईस्ट एशिया मतलब समझते हो? दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब समझते हो? जैसे आप देखो ना, फिलीपींस, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, ये जो सारे के सारे देश हैं म्यांमार के पार को, इन्हें हम कहते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश। अच्छा, दक्षिण पूर्वी एशिया में ज़्यादातर देशों में ब्रिटिश कॉलोनी थी। जैसे भारत अंग्रेज़ों के कब्जे में था तो वो कॉलोनी बोलते थे, उसी तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुत से छोटे बड़े देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था या ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो जिस तरह से हम लोग नाराज़ थे ब्रिटेन से, उसी तरह से ये साउथ ईस्ट एशिया की या दक्षिण पूर्व एशिया देशों की जो कॉलोनी थी या बहुत से देश थे, ये भी अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। तो हमने भी सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया, वहाँ पर के लोगों ने भी सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया। हम ये नहीं कह रहे कि हमने जापानियों का साथ दिया या उन्होंने जापानियों का साथ दिया, लेकिन हम इनसे दुखी थे, हमने इनका साथ नहीं दिया, बल्कि हमने इसे एक अवसर के रूप में लिया कि यहाँ पर मौका है इन पर दबाव डालने का और अपनी मांगें मनवाने का। अब जापान जो था आक्रामक बैटिंग कर रहा था साहब, और दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुत सारे इलाकों को जापान ने जीत लिया, और ऐसा लगने लगा कि जापान आज आया कल आया, कहाँ पर आया? भारत में। तो ऐसी स्थिति में अब ब्रिटेन के सामने ये चैलेंज जो था ये था कि हमने वर्ल्ड वार जो है जीतना है। वर्ल्ड कप चल रहा है ना आजकल, तो वर्ल्ड कप दिमाग में घूम रहा है, तो वर्ल्ड वार की जगह वर्ल्ड कप ही मुंह से निकल रहा है, ठीक है ना। तो हमने वर्ल्ड वार जीतना है या इसमें हमें कम से कम लॉस उठाना है। तो ये लोग कोशिश करने लगे, इनकी जितनी भी कॉलोनी थी, जैसे भारत कॉलोनी है ना, इनकी जितनी भी कॉलोनी थी, हर कॉलोनी में अगर वहाँ के लोग युद्ध में साथ ना भी दें तो कम से कम वहाँ पर शांति बनी रहे, ठीक है। तो इसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, भारत में शांति बने रहे इसके लिए, ठीक है ना, उस समय के वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने, उस समय के देखो मकसद क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वार में शांति बने रहे भारत में, और भारतीय जो हैं अंग्रेजों का साथ दें इस सेकेंड वर्ल्ड वार में, है ना। तो उस समय का वायसराय था लॉर्ड लिलिथगो। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, और उस समय जो प्रधानमंत्री था, आपसे पूछ भी सकता है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल,
है ना। और सरकार किसकी थी? कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। चर्चिल पीएम था, पीएम जो था चर्चिल था और वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने अखबारों में, मीडिया में अपना एक बयान पब्लिश किया 8 अगस्त 1940 को। इसी को हम अगस्त प्रपोजल या अगस्त घोषणा कहते हैं। मकसद क्या था? भारतीय जो है वो शांत हो जाए। इस प्रपोजल में हमने यहाँ लिखा भी है, प्रधानमंत्री इस समय चर्चिल था और मैंने लिखा भी है वार में हेल्प या शांति, यानी कि भारतीयों की वार में हमें हेल्प मिल जाए और भारत में शांति बनी रहे। तो इसके लिए इसने कुछ वादे किए या कुछ प्रस्ताव रखे या कुछ घोषणाएं की, इसी को कहा गया अगस्त प्रपोजल। इसकी डेट खूब आती है 8 अगस्त 1940, ठीक है। तो इसने कहा कि युद्ध के बाद, अब ये जो कुछ भी होना है युद्ध के बाद होना, ध्यान रखना, जो कुछ भी होना युद्ध के बाद होना, आफ्टर वार। मैंने इसको मैं शॉर्ट में लिखा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अगर कोई चीज़ भूल जाएं तो वीडियो आपके लिए है ही, उसमें दोबारा आप लोग देख लेना। युद्ध के बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, शॉर्ट में लिखा है, मैं हर बार कहता हूँ ना बोर्ड पर जगह सीमित होती है तो शॉर्ट नोट्स में लिखता हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अधिक भागीदारी दी जाएगी। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है उसमें भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दी जाएगी और मेंबर उसमें लिए जाएंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या है? सभी पार्टी से संविधान पर डिस्कशन होगा। भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां, मुस्लिम लीग हैं, अकाली है, जस्टिस पार्टी है, कांग्रेस है, उन सभी पार्टियों से संविधान पर डिस्कशन होगा। ध्यान रखना, इसने संविधान सभा की बात नहीं की है। अगस्त प्रस्ताव में ध्यान रखना, संविधान सभा की बात नहीं की है। अभी तक स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की बात की है। संविधान सभा शब्द जो है ना साइमन कमीशन ने कहा है ना अगस्त प्रपोजल में कहा है, संविधान की बात हो रही है। उसने कहा कि सभी पार्टियों से संविधान पर डिस्कशन होगा। कहने का मतलब है कि हम लोग संविधान मिलकर के बनाएंगे। अच्छा, सभी पार्टियों से डिस्कशन होगा किसका? अंग्रेजों का, यानी कि संविधान बनाने में अंग्रेज भी शामिल होंगे। समझ रहे ना, ये नहीं कहा कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे, ये तो वो कह गया आपका क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन कह गया। इसने कहा अगस्त प्रस्ताव में कि युद्ध के बाद जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो सभी भारतीयों से संविधान पर डिस्कशन होगा। ठीक है साहब, एक बात। अब जो माइनॉरिटीज़ थी या जिन्ना वगैरह थे या मुस्लिम लीग थी, उनको भी संतुष्ट करना था, एक चीज़ ये भी कह सकते हो। और दूसरा ये कह सकते हो कि जो अंग्रेज, अभी बांटो और राज करो की नीति से ही तो अंग्रेज यहाँ पर कायम थे, नहीं तो अगर सभी संप्रदाय एकजुट हो जाते, एक राय हो जाते, तो ये तो सन 1900 के आसपास ही यहाँ से खदेड़ दिए जाते। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि प्लासी बक्सर के युद्ध ही ना जीत पाते अगर हम लोग सब एक होते तो। खैर वो अलग चीज़ें हैं। तो उनका पूरा ध्यान था कि जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, बांटो और राज करो की नीति है, जिसके साथ तो युद्ध के बाद उसने कहा कि युद्ध के बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों की भागीदारी और बढ़ेगी, भारतीयों को और शामिल किया। अभी देखो हम लोग ना स्वराज या स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज इस चीज़ का कोई वादा तो कर नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, सरकार में आपको और ज़्यादा भागीदारी देंगे। और सरकार का मतलब क्या था उस समय? वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ठीक है साहब, आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम और बढ़ावा दे देंगे। इसके अलावा उसने कहा कि सभी पार्टी से संविधान पर डिस्कशन होगा। संविधान सभा नहीं, ध्यान रखना, संविधान सभा नहीं, संविधान पर विचार विमर्श करेंगे सभी पार्टी से। कब करेंगे? युद्ध के बाद करेंगे। ठीक है। फिर इसने कहा कि संविधान जो भी बनेगा उसमें मुस्लिम लीग की और जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी सहमति जरूरी होगी। कोई जो पार्टीशन की इनकी नीति थी, डिवाइड एंड रूल की इनकी जो पॉलिसी थी, वो उसको तो भूल ही नहीं रहे थे, उसको तो छोड़ ही नहीं रहे थे, उसको लेके लगातार वो आगे चल रहे थे। उन्होंने कहा संविधान लीग और अल्पसंख्यक की मंजूरी के बिना ना तो बनेगा और ना ही उसमें कोई चेंज होगा। जो भविष्य में संविधान बनेगा वो तभी बनेगा जब उसमें मुस्लिम लीग और दूसरे अल्पसंख्यक शामिल हों, उसमें उनकी सहमति हो, और या ये कह सकते हैं कि उनमें अगर कोई चेंज करना होगा उस कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो इनकी मंजूरी के बिना चेंज नहीं होगा। तो जो तुष्टीकरण की नीति थी ना अंग्रेजों की, किसी खास समुदाय के लिए तुष्टीकरण की नीति या लोगों को आपस में समुदाय, जाति, धर्म के आधार पर बांटने की जो नीति थी, वो अभी भी उस पर कायम थे। और इसी नीति के सहारे वो भारत में भविष्य में अपना अस्तित्व तलाश रहे थे। और इसी नीति का नतीजा था कि पाकिस्तान बन गया, वो भारत का बंटवारा हो गया। अंग्रेजों ने भारत का जो विभाजन किया, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज जो भारत का हित चाहते थे या पाकिस्तान का हित चाहते थे, वो हिंदुओं का हित चाहते थे या मुसलमानों का हित चाहते थे, मुसलमानों का हित चाहते थे या हिंदुओं का हित चाहते थे, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था। ये जो पश्चिमी देश थे, इनकी पॉलिसी आज भी यही है, ये किसी के सेके नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं किसी के सेके नहीं है, इनके लिए इनके जो अपने हित होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। भारत जैसा तो देश है, आज भी राजनीति में, विदेश नीति में नैतिकता की बात करता है, एथिक्स की बात करता है कि भाई हमारे कुछ मुद्दे हैं, हमारे कुछ सिद्धांत हैं, हम उनसे नहीं हटेंगे, है ना। वसुधैव कुटुंबकम
और सभी का साथ, सभी का कल्याण, किसी को ना धोखा देना, किसी दूसरे को धोखा नहीं देना, ये हमारी पॉलिसीज़ हैं और हम इसमें अभी भी कायम हैं। लेकिन ये जो पश्चिमी देश हैं ना, इनके लिए अपने जो हित होते हैं वो सबसे ज़्यादा, ये शेरशाह सूरी हैं। पश्चिमी देश जो हैं ये शेरशाह सूरी हैं। पढ़ाया था ना मैं शेरशाह सूरी की क्लास में कि उसके लिए संधि, समझौते, दोस्ती, दुश्मनी कुछ भी मायने नहीं रखती थी। वो कभी भी अपनी शर्तों से, संधियों से पलट जाता था, इसीलिए वो बड़ी तेज़ी से कामयाब हुआ, समझ रहे ना। लेकिन कोई ठोस प्रशासनिक ढांचा वो दे ना पाया, इसलिए उसके मरने के बाद उसका राजकाज भी ख़त्म हो गया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद उसका राजकाज ख़त्म हो गया। खैर, तो हम पढ़ाते पढ़ाते उधर चले गए। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो ये अपने अब जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी ये उस पर कायम रहे या उस पर बने रहे। इन्होंने कहा कि साहब, हाँ, इसमें एक चीज़ और कही गई कि सभी भारतीयों को मिलाकर, ये ना बाहर लिखा मैंने, सभी भारतीयों को मिलाकर के एक वार एडवाइजरी कमेटी बनेगी, युद्ध सलाहकार समिति बनेगी। इसी समय भाई युद्ध चल रहा है ना, तो युद्ध में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर एडवाइस देने के लिए एक युद्ध सलाहकार समिति बनेगी। उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। सभी भारतीयों का मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि उस समय की जो सक्रिय पार्टी थी उनके मेंबर लिए जाएंगे और एक वार एडवाइजरी कमेटी बनाएगी, और जो जैसा वो एडवाइस देगी उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लेकिन अगस्त प्रपोजल को भारत के लगभग सभी दलों ने इसको ठुकरा दिया, ठीक है ना, लगभग सभी दलों ने इसको ठुकरा दिया। उसकी कई सारी वजह थी। एक वजह तो ये थी कि आप जो भी प्रपोजल दे रहे हो, जो भी वादे आप कर रहे हो, कह रहे हो भाई युद्ध के बाद। अब युद्ध के बाद क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं, तुम यहाँ रहोगे या नहीं रहोगे किसी का कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। अभी वो जो डूबता बैंक है ना, वो कहा गया था क्रिप्स मिशन को, अगस्त प्रस्ताव को नहीं, ध्यान रखना, है ना। तो भारत की सभी पार्टियों ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। मुस्लिम लीग ने इसलिए ठुकराया क्योंकि मुस्लिम लीग अब अलग देश की मांग करने लगी थी, है ना। अकाली जैसे पार्टियां थी वो भी अलग देश की कहीं ना कहीं मांग करने लगे थे। इसके अलावा कांग्रेस क्या कह रही थी, कांग्रेस कह रही थी भाई आप संविधान की बात तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर फिर से वही आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर के आ रहे हो, और जो भी वादे आप कर रहे हो आप क्या कह रहे हो, युद्ध के बाद। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो चीज़ थी, हमारी जो मांग थी, वो थी इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की, अंतरिम सरकार। इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार वो जो बनी थी 2 सितंबर 1946 को बनी थी ना, भारत में अंतरिम सरकार, है ना। तो वो जो अंतरिम सरकार बनाने की जो हमारी मांग थी कि भाई आप ठीक है स्वराज स्वायत्ता कब दोगे, जब दोगे तब दोगे, लेकिन उससे पहले एक इंटरिम इंडियन गवर्नमेंट बनाओ जिसमें सारे भारतीय शामिल हो। तो ये मांग उन्होंने नहीं मानी। तो ये मांग जब नहीं मानी तो कांग्रेस ने भी इस प्रपोजल को ठुकरा दिया और ये प्रपोजल जो है ठंडे बस्ते में चला गया। ओके, अब यहाँ से आगे हम चलेंगे स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन की तरफ को। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन को हम इसी क्लास के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, इसी क्लास के दूसरे पार्ट में। थैंक यू।